आत्मीय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में नई कविता एक विशेष महत्वपूर्ण पक्ष है। अपने समय में, अपने दौर में नई कविता ने एक नए पर्यावरण का निर्माण किया था, परंतु साहित्य सृजन के क्षेत्र में आधुनिक युग में काव्य रचना को व्यापक स्तर पर प्रभावित करने में नई कविता ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ध्यान दें कि मौलिकता, भाव संवेदना के साथ स्वर संवेदना, पारदर्शी पर्यवेक्षण, नया विचार और नया विश्वास, ये सारे तत्व यदि मिल जाएं तो नई कविता के नएपन को समझने का आधार हमें मिल जाता है। नई कविता सृजन के नए धरातल से भावों और विचारों के संप्रेषण की एक नई शैली के माध्यम से प्रकाशित हुई। नए के पुरानेपन और पुराने के नएपन के अनुचिंतन से आगे बढ़कर नई कविता यदि दीवारों को ढहाने और सीमाओं को तोड़ने में नएपन का बोध कराती रही है तो वह अकारण नहीं है। दरअसल नागार्जुन की कविता भाषा में यदि हम कहें तो अपने पदों को बार बार मांझती हुई, लय को ठीक करती हुई, बेपरवाह और चुस्त दुरुस्त होकर जो आगे बढ़ी, उसे हम नई कविता के नाम से जानते हैं। अनुभूति की प्रामाणिकता, वैयक्तिकता और संप्रेषण की समृद्धि के लिए इस निखार व्यवहार में उसे विचार संसार का भी प्रचुर सहारा लेना पड़ा। यही कारण है कि रचना प्रक्रिया के साथ रचने वाले का महत्व भी बढ़ता गया। रास्ते की पहचान और अज्ञेय जी के शब्दों में राहों के अन्वेषण, विशेषकर नई राहों के अन्वेषण ने उसे नया व्यक्तित्व प्रदान किया। सफल और साहसी कवि को अनिर्मित पथों की तलाश में पुरानी लीकों से नमस्कार करना ही पड़ता है, किंतु कठिन लीकों से जूझते हुए कवि को यह संकल्प भी सामने रखना पड़ता है कि फिर नई मैं टेक गढ़ता हूं, भूमि पैरों के तले न हो फिर भी मैं नए संघर्ष के विष श्रृंग चढ़ता हूं। और यह संकल्प एक सूनी नाव में अपनी सामूहिकता के साथ एक नया विचार बनकर इस तरह उभरता है कि लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो अपनी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। विद्यार्थियों, यदि गौर से देखें तो नई कविता के कवि स्वयं उस वैचारिक युद्ध में सम्मिलित हैं जिसमें मामूली आदमी की व्यथा को क्रांतिकारी स्वर दिया गया है। यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी कविता की विश्व दृष्टि की निर्मिति में अज्ञेय प्रभाकर माचवे, मदन वात्स्यायन, गिरिजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, कुंवर नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, विजय देव नारायण शाही, जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह जैसे कवियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। स्मरण रहे कि मुक्तिबोध भी विचार और संवेदना तथा रचना और विचार को अलग करके देखने के हिमायती नहीं रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नई कविता हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण दस्तक का नाम है।
सन 1951 के बाद की उन कविताओं को नई कविता कहा गया, जिनमें परंपरागत कविता के आगे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। जाहिर है कि यह प्रयोगवाद के बाद विकसित हुई कविता धारा है, नवीन कविता धारा है, यानी नई कविता है। स्मरण रहे कि सन 1951 में दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद नई कविता का जन्म हुआ, जो 1953 में नए पत्ते के प्रकाशन के साथ विकसित हुई। सन 1954 में नई कविता नाम से जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने एक काव्य संकलन प्रकाशित किया था, जिसमें ऐसी कविताओं के समस्त संभावित प्रतिमान प्रकाश में आए थे। नई कविता के प्रमुख तत्व हैं आधुनिकता, वैयक्तिकता, मुक्त यथार्थ, विवेक और समसामयिकता। इनमें विचार का निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए नई कविता में विचार तत्व का अनुशीलन भी किया जाना चाहिए। नई कविता का उद्देश्य मनुष्य को समस्त विद्रूपताओं तथा विषमताओं के बावजूद उसकी मूल मर्यादा, अपनेपन, निजीपन और अस्तित्व के प्रति उसे जागरूक करना है। कहना ना होगा कि यह जागरण भाव के साथ साथ विचार के अभाव में कोरी भावुकता तक ही सीमित रह जाएगा। साहित्य जगत में नई कविता का प्रादुर्भाव एकाएक नहीं हुआ, उसके पीछे भी एक इतिहास है। रूमानी, भक्ति, ओज की कविताओं के बाद स्वतंत्रता आंदोलन का चरम, स्वतंत्रता प्राप्ति, द्वितीय महायुद्ध, भारतीय परिवेश के स्थापित होने की प्रक्रिया, सत्ता के लिए जोड़ तोड़ के परिवेश से कविता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। नई कविता ऐसे ही वातावरण में तुक विहीनता, छंद विहीनता, भाव विहीनता का आरोप सहते हुए आगे बढ़ती गई और अंततः अपने लिए उसने एक नई जमीन तैयार की। डॉक्टर प्रभाकर माचवे सही कहते हैं कि कवि का मन किसी फार्मूले से नहीं चलता। कवि अंतर्मुखी होते हैं, बहिर्मुखी भी होते हैं। कोई भी विचार उनकी रचना प्रक्रिया में अनेक रूपों में निहित होता है। वह विचार जो उसके भीतर के उदात्त तत्व को झंझना दे, वह उसके भीतर की मानवीय करुणा को झकझोर दे, वह उसके सोए जमीर को जगा दे, वह उसके जीवन का अंग बन जाए, उस विचार को वह पचाकर व्यक्त करता है। इस बारे में कोई स्थिर नियम नहीं है। वहीं कवि की स्वतंत्रता के प्रश्न पर वह अपने अधिकारों को विस्तार देते हुए यह भी लिखते हैं, कवि जिस त्रासदी का अनुभव करता है उसे चुटीलेपन से, व्यंग से, सपाट बयानी से, कभी वक्रोक्ति से, व्यासोक्ति से और वह जैसा चाहे वैसा व्यक्त करने के लिए वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। यह उसका अधिकार है। जब कविता में लोक धर्मिता की बात आती है और वह कवि की ज्ञानात्मक संवेदना पक्षधरता के अहम सवाल से जुड़ जाती है, तब बरबस नई कविता की तरफ हमारा ध्यान जाता है। नए कवि ने एक बारगी ऐलान कर दिया कि उसका संघर्ष छायावादी संस्कारों से है। इसका भी हमें भलीभांति ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर नामवर सिंह ने भी साफ तौर पर कह दिया, आज नए से नए प्रतिमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती छायावादी संस्कार है। पुराने पड़ गए काव्य संस्कार उसे स्वीकार नहीं। वह रोमानी प्रवृत्तियों की जकड़न से मुक्त होने वाली कविता है। वह जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए ईमानदार और दो टूक प्रयास करने के पक्ष में अकंप खड़ी हुई है। दरअसल कविता का एक मुकम्मल चेहरा उन तत्वों और प्रवृत्तियों की ओर बार बार इशारा करता है जो बीते समय में जिंदगी में ठहराव की वजह है। कविता के परिसर में छाई कवि और आलोचक के व्यक्तित्व की धुंध को दूर करने में नई कविता ने अहम भूमिका निभाई।
यह कविता कविता की प्रवृत्तियों पर तो विचार करती है, कवि और आलोचक को कविता और आलोचना की कसौटी पर परखती भी है। नई कविता बताती है कि कविता महज शब्दों की कारीगरी नहीं होती, बल्कि वह जीवन के अनुभवों से रची पगी वह रचना होती है जिसमें हमें अपने आसपास की दुनिया और उसकी विडंबनाओं को समझने में मदद मिलती है। बदलते समय के साथ कविता का सौंदर्य बोध बदला है, कविता के प्रतिमान बदले हैं। इसी के चलते आज कविता में महज शिल्प नहीं, बल्कि उसके स्थान पर कथ्य पर जोर दिया जाने लगा है। शिल्प कथ्य की मौजूदगी में ही निखर कर सामने आता है और उसका प्रभाव आत्यंतिक रूप से पड़ सके, यह संभव हो पाता है। विषम सामाजिक राजनीतिक परिवेश ने कविता में विचार तत्व को प्रखरता से केंद्रीभूत किया और इस केंद्रीयता में नई कविता ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। न जाने कितने विषय उभर कर सामने आए, नई कविता ने उन्हें एक बारगी अपने भीतर समेट लिया। भ्रष्टाचार की बात हो या घोटालों की, काला धन का संदर्भ हो या सांप्रदायिक वैमनस्य की बात हो, विभिन्न पंथों की मान्यताओं के संघर्ष की बात हो या स्त्री मुक्ति के सवाल, नक्सली आंदोलन का या उसके कुप्रभावों का संदर्भ हो, या आधुनिकता, ग्लोबलाइजेशन, जंगल कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, पलायन, आदिवासियों की समस्याएं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन परत में छेद, निरंतर टूटते परिवार, महिला प्रताड़ना, निर्भया कांड, नैतिक अवमूल्यन, पुरस्कारों की राजनीति, नेतृत्व की चरित्रहीनता, न जाने कितने विषय और कितनी बातें हमारे आसपास पुकारती रही हैं, हमें आवाज देती रही हैं कि उन्हें कोई वाणी दे, उन्हें कोई स्वर दे और लोगों तक पहुंचाए कि उसके पीछे क्या है। कहे हुए और अनकहे के बीच कहां पर अंतराल है, इन तमाम बातों पर एक बारगी नजर डालने के लिए नया कवि सामने आया था और उसने नई कविता के शिल्प, सृजन और तथ्य के माध्यम से बरबस लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नई कविता अपने युग की कविता होकर भी आने वाले युग में विचार बोध की ताकत की कविता के रूप में उभर कर सामने आई। दरअसल वास्तविक जीवन साधना के बिना कला की साधना संभव नहीं है। कलात्मक साधना आपेक्षिक रूप से जिस तरह भी गतिशील हो, उसमें त्वरा, वेग और संवेग का निर्माण वास्तविक साधना से ही संभव है। यथार्थ के धरातल पर इसी साधना के लिए, इसी प्रभाव के लिए नई कविता ने अपने होने के अर्थ को परिभाषित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यही कारण है कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी और सृजन की दृष्टि से भी, आलोचना के परिप्रेक्ष्य में भी, आलोचना के परिसर में भी नई कविता सदैव जीवंत रूप में विद्यमान रही। यद्यपि उसका कालखंड बहुत सीमित रहा, 7-8 वर्ष का काल। नई कविता पर अब तक की गई चर्चा के बाद यह स्पष्ट हो गया होगा कि नई कविता में आधुनिक युगबोध और सौंदर्य बोध की बहुत चर्चा की गई है। लेकिन आलोचकों ने यह दोष भी लगाया है कि नई कविता में रस नहीं होता, वह निष्प्राण होती है। उसमें साधारणीकरण यानी सबको अपने साथ समा लेने का, समाहित कर लेने का गुण नहीं होता है। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप नई कविता धारा का ठीक से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि यह आरोप सर्वांश सत्य नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर रघुवीर सहाय की एक छोटी सी कविता बात बोलेगी कितनी प्रसिद्ध हुई, जिसमें मौलिकता, तीव्रता, गहरी संवेदना, भाव संवेदना, स्वर, व्यापकता, प्रयोगशीलता और न जाने कितनी संभावनाएं छुपी हुई हैं। पंक्तियां हैं बात बोलेगी,
हम नहीं, बात बोलेगी, हम नहीं, भेद खोलेगी, बात ही। जाहिर है नई कविता बात बात में भेद खोलने वाली कविता है। नई कविता की भाषा सरल है, छोटे वाक्यों, छोटे पदों, सुबोध नए प्रचलित शब्दों के साथ साथ कुछ अनचिन्हे परंतु हृदय को, मस्तिष्क को झकझोर देने वाले मुहावरों का प्रयोग, इन सभी बातों को एक जगह पर रख दे तो नई कविता का ऐसा चरित्र सामने आता है जिसमें भाषा की भी कोई ऐसी दीवारें नहीं हैं जिनसे भावों और विचारों को अवरुद्ध किया जा सके। आज का कवि स्वयं को समझने के लिए भविष्य के प्रति पूर्णतः आशावान है। व्यापक सत्य की व्यंजना की वह चेष्टा करता है और सामाजिक यथार्थ के प्रति भी वह पूर्णतः जागरूक है। इन गुणों की चर्चा अनेक नए कवियों ने और नई कविता के समीक्षकों ने भी जगह जगह पर की है, जिसका पृथक अध्ययन कर आपको समझने का सम्यक प्रयास करना चाहिए, जिससे नई कविता के धर्म और नई कविता के मर्म को गहराई से आत्मसात करने का पथ प्रशस्त हो सके। हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नई कविता को लेकर एक बड़ी भ्रांति यह फैली कि वह परंपरा से बिल्कुल दूर है, नितांत दूर है, परंपरा विच्छिन्न है और उसमें केवल नयापन और नएपन के नाम पर प्रयोग ही प्रयोग है। जाहिर है इन प्रयोगों को भी संदेह की दृष्टि से देखा गया। यहां तक नई कविता के एक पक्ष का प्रयोगवाद नाम लक्षित किया गया। प्रयोग नई कविता का बल है, परंतु नई कविता मात्र प्रयोग नहीं है, उसमें हिंदी का अपना स्वर नहीं है, यह कहना किंचित साहस का काम है। नई कविता को लेकर यह भ्रामक धारणा दूर हो तभी नई कविता के वैचारिक वैभव को और उसके भव्य संसार को समझा जा सकता है। माना गया कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मुक्ति की इस चाहना में नई कविता का प्रवेश असंगत तत्वों से संघर्ष करने का उद्घोष डॉक्टर धर्मवीर भारती के शब्दों में इस प्रकार करता है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को। उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। नई कविता क्षणवाद से भी यदि जुड़ी हुई है तो वह ऐसे क्षणों की तलाश करती और उसके पक्ष में खड़ी हुई कविता है जो नियति से ऊपर उठाकर मनुष्य के भाग्य या भविष्य का फैसला खुद करती है। नई कविता का आत्मसंघर्ष उसकी वैचारिक शक्ति पर आधारित है और उसकी वैचारिक शक्ति संघर्ष को उत्कर्ष में बदलने के लिए, तमाम खतरे उठाने के लिए हमेशा तैयार रही है और रहेगी।